हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, एकदम स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। सबसे पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल ये चैप्टर स्टार्ट हुआ और बहुत क्वालिटी के साथ ये चैप्टर स्टार्ट किया गया। एक स्लो पॉइजन की तरह क्लास थी, जिसका रिवीजन क्लास के एंड में भी कराया गया और अलग से रिवीजन लेक्चर भी आपको दिया गया। आई होप आप रिवीजन लेक्चर देखकर आए होंगे, तो आपको और मजा आएगा। ठीक, तो बच्चों, आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज का चैप्टर में आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत मस्त होने वाला है। हर लेक्चर ही मस्त होगा, ऐसा नहीं कि आज का लेक्चर मस्त होगा, हर लेक्चर क्वालिटी वाला होगा। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हमारे सम्मान में एक बार सभी लोग यस सर लिख दीजिए। आप बस यस सर लिख दिया कीजिए, मैं स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी से यस सर लिख दीजिए। तो बच्चों, कल जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो कल मैंने आपको इंटरफेस के बारे में आइडिया दिया और मैंने आपको एमफेस के बारे में आइडिया दिया। ठीक, कि आपकी जो सेल है पहले वो इंटरफेस में जाती है। इंटरफेस में वो सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस करती है, डीएनए की सिंथेसिस करती है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन करता है। एक आउटलाइन आपको दी गई। ठीक, अब इंटरफेस को तरीके से डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फोकस रखना, एकदम कोई फालतू बात नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई होगा। ठीक है, चलिए। तो सर हम सबसे पहले क्या हेडिंग डालें। सबसे पहले हेडिंग डाल इंटरफेस। सबसे पहले जो हेडिंग डलेगी वो आपकी डलेगी इंटरफेस। ये आपने हेडिंग डाली सबसे पहले इंटरफेस। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब पहले मुझे खींचने देना। यहां पर एक लाइन खींच। ठीक है सर, खींच ली। उसके बाद यहां पर खींच ले। यहां पर एक लाइन खींची। ठीक है सर, खींची। उसके बाद यहां पर एक लाइन खींची। खींच ली सर। उसके बाद यहां पर एक लाइन खींची, खींच ली। उसके बाद एक लाइन यहां पर खींच दी, खींच दी। और यहां पर लिख कैरेक्टर। यहां लिख कैरेक्टर। और इंटरफेस 3 में डिवाइड था। किस किस में डिवाइड था? G1, S और G2। G1, S और G2। ठीक, इंटरफेस 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक है G1, एक है S और एक है आपका G2। अब मैं कैरेक्टर लिखूंगा, आप लोग आंसर दोगे। मैं चैट देखूं ना देखूं, बट आपकी रफ्तार में आंसर आना चाहिए। ठीक, जिससे उनको भी पता चले जो आंसर नहीं दे रहे हैं कि कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ठीक, हाँ भैया, नए पेज पे लिखना है, कॉपी के नए पेज पे लिखना है बेटा, है ना। इंटरफेस, कैरेक्टर, G1, S, G2। ठीक, चलिए अब आप याद करिए, आप एस को बोलते थे सिंथेसिस फेस, यही बोलते थे। G1 को बोलते थे आप गैप 1 और G2 को आप बोलते थे गैप 2। पहली चीज मैंने आपसे पूछी कि बताइए सेल ग्रोथ कहां हुई, सेल ग्रोथ कहां हुई। तो आपने कहा कि सर सेल ग्रोथ G1 में भी हुई, S में भी हुई और G2 में भी हुई। तीनों में आपकी सेल ग्रोथ हुई। तो आपका पहला डिफरेंस हो गया कि आपकी सेल ग्रोथ कहां हुई। ठीक, दूसरा, अब मैंने आपसे कहा मैक्सिमम सेल ग्रोथ कहां हुई, मतलब मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस, या मैं कहूं मैक्सिमम सेल ग्रोथ कहां हुई। मैक्सिमम सेल ग्रोथ कहां हुई? तो भैया मैक्सिमम सेल ग्रोथ जो हुई वो G1 में हुई।
तो मैक्सिमम अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे G1। ये लो, ये रहा आपका दूसरा डिफरेंस। तीसरा पॉइंट आपका आएगा फ्यू सेल ऑर्गेनेल सिंथेसिस। कुछ सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस कहां हुई? फ्यू सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस कहां हुई? तो यहां क्रॉस और आपका जाएगा G2, आपका जाएगा G2। ठीक, उसके बाद आप यहां एक लाइन खींच दीजिए, ये आपने लाइन खींच दी। नेक्स्ट कैरेक्टर में आपसे पूछता हूं, डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो न्यूक्लियस में होता है, ये कहां होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन आपका होगा एस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ एस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जो कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जो साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी आपका होगा एस फेज के अंदर, ये भी आपका होगा एस फेज के अंदर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर आना चाहिए। फिर हमने यहां पर एक और लाइन खींच दी। ठीक, अगला मैंने आपसे कहा हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है। कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। किस में होती है? एस फेस में होती है, एस फेस में होती है। तो भैया ये भी आपका हो गया। ठीक, ये भी आपका हो गया। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसके बाद अगर मैंने आपसे पूछा, इसके बाद अगर मैंने आपसे पूछा कि ये कल मैंने आपको बताया था, ये मैंने कल आपको बताया था, याद करिए, पेरेंट सेल था, G1 था, S था, G2 था। इसको लिखना मत, ये कल की स्लाइड है, इसको मत लिखना, ये तुमने कल लिखा हुआ है। G1 S G2, उसके बाद M फेस आता था। M फेस के बाद जो दो सेल बनती थी वो दोनों G2 G1 में जाती थी, G1 से वो दोनों S में जाती थी, S से वो दोनों G2 में जाती थी, फिर ये डिवाइड करके दो बनाती थी, ये डिवाइड करके दो बनाती थी। ये कल हमने लिख चुके हैं कॉपी में, नोट्स में, अभी मत लिख लेना दोबारा से, ये तो कल का है। अब आप मुझे बताइए, ये एम फेस है, तो मुझे बताइए प्री माइटोटिक फेस कौन सा है? माइटोसिस से जस्ट पहले क्या आया? प्री माइटोटिक, माइटोसिस से जस्ट पहले क्या आया? बताइए, प्री माइटोटिक किसको बोलेंगे? अगर मैं आपसे कहूं प्री माइटोटिक फेस किसको बोलेंगे? प्री माइटोटिक फेस किसको बोलेंगे? G2 को बोलेंगे। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, प्री माइटोटिक आप बोलेंगे G2 को, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पोस्ट माइटोटिक कौन सा होगा? पोस्ट माइटोटिक कौन सा होगा? माइटोसिस के बाद, माइटोसिस के बाद, माइटोसिस के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि पोस्ट माइटोटिक कौन सा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं पोस्ट माइटोटिक फेस किसको बोलेंगे, तो पोस्ट माइटोटिक फेस बोलेंगे आप G1। बहुत बढ़िया, यही रिस्पॉन्स चाहिए क्लास में, पोस्ट माइटोटिक आप बोलेंगे G1 को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछूं, भाई सिंथेटिक फेस तो ये हो गया, लिखा हुआ है यहां पर। अब मैं आपको कहूं कि सिंथेटिक से पहले, मतलब प्री सिंथेटिक, मतलब प्री सिंथेटिक फेस, तो बताइए प्री सिंथेटिक फेस कौन सा होगा?
लिख के बताइए प्री सिंथेटिक फेज कौन सा होगा। भाई सिंथेसिस से पहला होगा प्री सिंथेटिक। प्री सिंथेटिक मतलब आपका जीवन होगा, शाबाश। तो अब आप बताइए पोस्ट सिंथेटिक क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं पोस्ट सिंथेटिक फेज क्या होगा इसके जस्ट बाद, तो पोस्ट सिंथेटिक आपका होगा G2। बच्चों यहां तक समझ में आया तो हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अब टेबल तो भर गई, अब नीचे तो मास्टर लेटेगा नहीं, दोबारा से एक फ्रेश टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं फ्रेश टेबल बनाता हूं, आप तब तक हमारा सम्मान बनाए रखिएगा, ठीक। चलिए यहां टेबल भर गई है, तो जब टेबल भर जाती है तो हम क्या करेंगे, टेबल हमारी भर गई है, ठीक। तो अब हम इसको, टेबल हमारी भर गई है तो हम इसको कॉपी करके देखते हैं क्या ये कॉपी होती है। हो गई है। ओह ये तो उल्टा ही हो गया लाइन मिटाना था कुछ, मिटा कुछ। चलो कोई बात नहीं, हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। वापस से यहां पर आप कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक। यहां पर आप जीवन आएगा, यहां पर एस आएगा और यहां G2 आएगा, ठीक। ये आपने यहां पर लाइन खींच दी। यहां पर था आपका जीवन, शाबाश, यस सर आ रहा है, बहुत बढ़िया। जीवन, यहां था एस, यहां था G2 और यहां थे कैरेक्टर, यहां थे कैरेक्टर। अब 2 पॉइंट लिखाऊंगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आप मेरे को बताइएगा, सोच के बताइएगा, ठीक है। माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। भाई डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा, एस फेज के अंदर होगा, और ये है माइटोसिस। तो माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में कौन सा फेज आया। माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में कौन सा फेज आया, बताइए जरा। माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में आया जीवन, बहुत बढ़िया, आपका आया जीवन। तो अगर कोई आपसे कहे बिटवीन इनिशिएशन, बिटवीन माइटोसिस, बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कोई आपसे पूछे, ठीक है, तो आप बताएंगे जीवन, आप बताएंगे जीवन, ठीक, आप बताएंगे जीवन, ठीक है। कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होना, कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होना जो प्रोटीन माइटोसिस में काम आएंगे, कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होना जो प्रोटीन माइटोसिस में काम आएंगे, जैसे ट्यूबलिन प्रोटीन। ट्यूबलिन प्रोटीन आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो ट्यूबलिन प्रोटीन जो है आपका, ट्यूबलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है G2 में, और ये प्रोटीन माइटोसिस में काम आता है स्पिंडल फाइबर बनाने में। तो अगर मैं आपसे कहता हूं, जो एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी है, सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन, मैं उस प्रोटीन का नाम लिख देता हूं ट्यूबलिन। ट्यूबलिन रिक्वायर फॉर माइटोसिस। तो बच्चों आपका आंसर जाएगा, आपका आंसर जाएगा G2। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया है G2,
ये आपका आ गया है G2। डिफरेंस तो मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूं इसके अलावा भी कि आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस कहां हुई, एटीपी जीटीपी टीटीपी की सिंथेसिस क्या हुई। उससे बस कॉलम बढ़ेगा, टाइम थोड़ा सा पास हो जाएगा, आपका नोट्स आपके मोटे हो जाएंगे, बट नीट में उसकी कोई संभावना नहीं है। ठीक, अब आप मेरे को बताइए, अगर 2n इज इक्वल टू 10 क्रोमोजोम है, कहां पर? पेरेंट सेल में। कहां पर? पेरेंट सेल में। तो जब वो सेल जीवन में आएगी तब भी क्रोमोसोम 10 ही होंगे, जब वो एस में जाएगी तब भी 10 होंगे, और जब वो G2 में जाएगी तब भी 10 होंगे। क्योंकि आप ये चीज कहां देखे थे? आप देखिए, क्रोमोसोम 4 थे, यहां भी 4 थे, यहां भी 4 थे, यहां भी 4 थे। तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आया। नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। तीनों में आप देख लीजिए, आपका यहां भी 2n है, यहां भी 2n है, और यहां भी आपका क्या है? 2n है। ठीक, अगला पॉइंट, फिर एक लाइन खींच दो। ठीक है, अगला पॉइंट। तो अगर मैं आपसे बोला है ना, डीएनए रेप्लिकेशन, अगर पेरेंट सेल में डीएनए का अमाउंट 2c है, तो बच्चों जीवन के अंदर 2c रहेगा, एस में 4c रहेगा, और G2 में आपका 4c रहेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, आपसे मैंने कहा कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो किस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है? तीनों में एक्टिव है। तीनों में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तीनों में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। और मैं आपसे जनरल पूछूं आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस कहां होगी, तो भाई तीनों में होगी। तीनों में होगी आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने कोई वर्ड मेंशन नहीं किया हिस्टोन या नॉन हिस्टोन। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस ये एनसीईआरटी में नहीं है, आखिरी वाला पॉइंट। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों यहां तक हमने 2 टेबल के अंदर पूरा इंटरफेस समेट दिया। 2 टेबल के अंदर आपके मास्टर दीनानाथ चौहान ने पूरा का पूरा आपका इंटरफेस समेट दिया है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। चलिए, हमारा सम्मान आ गया है। ये देखिए बच्चों, जब मैं एनसीईआरटी बूस्टर करता हूं तो आप पूरा फोकस यहां करिएगा। इसके नीचे कोई क्वेश्चन लिखा है उस पर फोकस मत करिएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन आता हो, आप जवाब दे दो, लेकिन आपका नुकसान बड़ा होगा, फायदा छोटा होगा, क्योंकि आपका फोकस यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखा करिए। ठीक, चलिए। G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। बच्चों एक और चीज, अगर कोई आपसे पूछे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा टाइम कहां लगता है ना, सबसे ज्यादा टाइम कहां लगता है? सबसे ज्यादा टाइम लगता है G1 में, फिर थोड़ा टाइम लगता है S में, फिर सबसे कम टाइम लगता है G2 में। तो अगर टाइम की मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो आपका G1 में लगता है, उससे थोड़ा कम S और उससे थोड़ा कम G2 में। ठीक है, ये टाइम की बात है, मतलब इंटरफेस में सबसे ज्यादा टाइम सेल G1 के अंदर लगाती है। During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grow।
कॉन्टिन्यूअसली ग्रो। कॉन्टिन्यूअसली ग्रो का मतलब क्या होता है कि वो अपने साइटोप्लाज्म के कंटेंट को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए। एस और सिंथेसिस फेज द पीरियड जब डीएनए की सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, यहां सेल का डीएनए डबल हो जाता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एट 2C, तो अगर पेरेंट सेल के अंदर शुरू में आपका डीएनए 2C है तो इट इंक्रीज टू 4C। कहां पर? इन एस फेस। एस फेस में 4C हो जाएगा। देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। If the cell had diploid 2n number of chromosome at G1, अगर G1 के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 2n 10 है तो बच्चों S में भी 2n 10 ही रहेगा। So even after S phase number of chromosome remains same। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता। In animal cell during S phase DNA replication begin in nucleus, ठीक है, एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म। एनिमल लिखा है, क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल प्लांट में क्या है? एब्सेंट है। ठीक। ड्यूरिंग द G2 फेज द प्रोटीन का नाम हमने बोला ट्यूबलिन, सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। तो सेल ग्रोथ G1 में भी है, S में भी है और G2 के अंदर भी है। बच्चों ये पैराग्राफ आपको समझ में आया तो थोड़ा सा हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। ठीक, चलिए इस पैराग्राफ पे जो क्वेश्चन बनता है, G1 इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सही है। सेल एक्टिवली ग्रो बट रेप्लिकेट डीएनए, ये G1 के लिए बात हो रही है। सेल एक्टिवली ग्रो बट रेप्लिकेट डीएनए इन G1, तो ये गलत हो गया। बट डू नॉट रेप्लिकेट, तो ये आपका गलत हो गया है। ठीक है। As phase DNA replication occur, DNA amount increase to 4C if initial amount is 2C, but no increase in number after S। बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन एस 2n, क्रोमोसोम नंबर एस 2n, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल एस 2n है। ठीक है, इवन आफ्टर एस फेस या G2 सही है। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नहीं न्यूक्लियस, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म। ये रहा। इन G2 सेल ग्रोथ स्टॉप नहीं, सेल ग्रोथ स्टॉप नहीं, सेल ग्रोथ है आपका कंटिन्यू। सी आंसर लिख रहे हैं बच्चे। इन G2 प्रोटीन आर सिंथेसिस फॉर माइटोसिस, बच्चे सी लिख रहे हैं। 1 2 3 4, मतलब 4 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, 4 स्टेटमेंट हमारे सही हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक, आ जाओ। यू हैव स्टडीड माइटोसिस, ठीक है, इन अनियन रूट टिप सेल, ऐसा एनसीईआरटी में। इसके अलावा एक और पैराग्राफ है जो मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, ये वाला, ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ है। अभी मैं दूसरा पैराग्राफ आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। इन ईच सेल का मतलब क्या हुआ? ईच सेल का मतलब क्या हुआ? ईच सेल वर्ड कहां यूज करोगे भाई? यहीं पर तो आपकी 2 सेल बनती हैं। एम में ही तो आपकी 2 सेल्स फॉर्म्ड होती हैं। ठीक है, यहां पर 1 सेल है, यहां 1 सेल है, यहां 1 सेल है, यहां 2 सेल है। तो ये जो वर्ड है ईच सेल, ये कहां यूज करोगे? ईच सेल वर्ड यूज करेंगे एम फेस के अंदर। ठीक है, अगर एम फेस के अंदर आपके हर एक सेल में 16 क्रोमोसोम है तो G2 में 16, S में 16 और G1 में 16। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है? हाउ मेनी क्रोमोसोम विल दी सेल हैव एट G1? तो G1 में क्रोमोसोम रहेंगे आपके 16।
आफ्टर एस फेज 16 एंड आफ्टर एम फेज ये आपका हो गया। व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ सेल एट G1 आफ्टर S एंड G2 इफ द कंटेंट आफ्टर M 2C। अगर M के बाद यहां 2C था तो G2 में कितना था, 4C था, S में कितना था, 4C था, और G1 में कितना था, 2C था। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए, फटाक से हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। तो एक मैंने ब्राउन कलर का पैराग्राफ करा दिया है, दूसरा ब्राउन कलर का बाकी है, मैं करा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक। सम्मान बढ़ाने में कोई कमी मत डाला कीजिए, यस लिखने में मत शर्माया कीजिए। मैं तुमसे कोई पैसे, हीरे, जेवरात, आभूषण तो मांगता ही नहीं हूं, सम्मान ही तो मांगता हूं, ठीक। चलिए ये क्या है, अच्छा हाँ ये भी पढ़ा नहीं है। चलो अब हम हेडिंग डालते हैं आपका G0। तो हमने आपका ये कंप्लीट कर लिया। अब आप हेडिंग डालेंगे G0 फेस और क्वेसेंट स्टेज, क्वेसेंट स्टेज, ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे G0 फेस और क्वेसेंट स्टेज, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक सेल आपकी G1 में है, G1 के बाद वो S में जाती है, S से वो G2 में जाती है, और G2 से वो M फेस में जाती है। इस चीज को बोलते हैं सेल साइकिल, इस चीज को बोलते हैं सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का सीक्वेंस है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, जो सेल G1 में है वो G1 से एक और फेस में चली जाती है जिसको बोलते हैं G0। तो भेजते थे स्कूल और जाने लगा कहीं और, ठीक है। उसको कहा कि तुझे इस रास्ते पे चलना है। तेरे को कैसे चलना है, G1 से S चलना है, S से G2 चलना है, और G2 से M चलना है। तो जो सेल G1 में थी उसने इस पाथवे को छोड़ दिया और एक अलग पाथवे में चली गई। कहां चली गई, G0। तो G0 उस सड़क पे नहीं है, इसका मतलब G0 is not a part of cell cycle। तो G0 not a part of cell cycle, या मैं कहूं इंटरफेस। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, सेल G0 में मेटाबॉलिज्म कर रही है, कर रही है। इसका मतलब सेल G0 फेस में कैसी है, सेल G0 फेस में मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट डू नॉट डिवाइड, बट डू नॉट डिवाइड, डिवाइड नहीं करती, सेल डिवाइड नहीं करती, ठीक है, सेल डिवाइड नहीं करती। तो सेल G0 में डिवाइड नहीं करती, इसलिए G0 को आप बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज, आप बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। तो क्वेसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट वो डिवाइड नहीं करती, इसलिए G0 को बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। क्वेसेंट देख, एक ये देखो कौन है, ये मरूफ, ये अब एक चेक पॉइंट सिलेबस में नहीं है। ये वही लोग लिखते हैं जो 4-4 5-5 साल से पढ़ रहे हैं ना, 2-3 लोगों के कोचिंग के वो लेके बैठे हुए हैं, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट, मेजर चेक पॉइंट, माइनर चेक पॉइंट। जब तेरे जैसे आदमी को चेक पॉइंट पता है तो हमें तो 13 साल हो गए पढ़ाते हुए हैं। कर दिया, लिख दिया काम, यहां चेक पॉइंट हो गया, लिख दिया, भस्म हो जाएगा नीट के दिन, याद रखना, बर्बाद हो जाएगा।
अगर भगवान ने उंगलियां दी हैं करने के लिए तो इन उंगलियों से कुछ और कर ले, भस्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, बर्बाद हो जाएगा, तड़पेगा, खून के आंसू बहेंगे बेटा, बर्बाद हो जाएगा। अननेसेसरी चैट मत कर, अननेसेसरी। 1 सेकंड लगता है ये बोलने में कि महरूफ को ब्लॉक करवा दो, 1 सेकंड लगता है। समझ में आया? तो जब यहां पढ़ा रहा हूं तो यहां पढ़ ले बेटा, है ना? जब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा तो उससे रिलेटेड ही सवाल दीजिएगा, वरना भस्म हो जाएगा, तड़पेगा, खून के आंसू रोएगा। तू रोएगा। आ जाओ, G1 S G2 और M। ठीक, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड, ये हो गया पहला। ठीक है, तो अगर सेल G0 में चली गई तो इसका मतलब उसने एग्जिट कर दिया किसको? सेल साइकिल को। बच्चों, एक बार क्वेश्चन आया था G0 और एक ऑप्शन दिया था सस्पेंड दी सेल साइकिल और एक दिया था एग्जिट दी सेल साइकिल। उसी दौरान एनसीईआरटी चेंज हुई थी। एनसीईआरटी तो अभी भी चेंज हुई लास्ट ईयर, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3-4 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम पुरानी एनसीईआरटी में लिखा था सस्पेंड दी सेल साइकिल, और उसी साल नीट हुआ और उसी साल एनसीईआरटी चेंज हुई। तो जो नई एनसीईआरटी आई उसमें लिखा था एग्जिट दी सेल साइकिल। लेकिन उस टाइम, उस ईयर में जब मार्क्स मिले थे तो वो सस्पेंड दी सेल साइकिल के अकॉर्डिंग मिले थे, ओल्ड एनसीईआरटी। लेकिन अब जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो 2-3 साल से, उन सभी एनसीईआरटी में लिखा है G0 में एग्जिट दी सेल साइकिल, सस्पेंड वर्ड नहीं है। तो अगर अब नीट में क्वेश्चन आएगा तो अब आप एग्जिट दी सेल साइकिल लगाना। उस दौरान सस्पेंड दी सेल साइकिल पे मार्क्स मिले थे। ठीक है, एग्जिट दी सेल साइकिल। अब सेल G1 से G0 में चली गई, G1 से G0, मुझे ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, लेकिन G1 से सेल चली गई G0 के अंदर। तो सेल G0 में परमानेंट भी जा सकती है। अगर सेल G0 में परमानेंट एंटर कर गई, परमानेंट एंटर कर गई, जैसे एग्जाम्पल हार्ट सेल, नर्व सेल, तो ये कभी भी डिवाइड नहीं करेगी। नेवर डिवाइड, कभी भी डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि ये परमानेंट एंटर कर गई है कहां पर? G0 में। तो ये हमेशा परमानेंट G0 स्टेज में ही रहेगी और कभी भी डिवाइड नहीं करेगी। बट अगर सेल G0 में ओकेशनली एंटर की है, ओकेशनली, या मैं कहूं आपका टेम्पररी एंटर की है, ध्यान से समझिएगा, ओकेशनली एंटर की है, टेम्पररी एंटर की है। ठीक, देखिए, सेल G0 में गई, जब तक वो G0 में है वो डिवाइड नहीं कर रही, लेकिन फिर मोहब्बत करने चला है तू उसका मन कर रहा है डिवाइड करने का। तो जो सेल अब G0 में है उसका मन करने लगा डिवाइड करने का, तो वो सेल वापस G0 से G1 में जाएगी। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं। समझ गए? जो सेल G0 में गई, अगर टेम्पररी गई तो डिवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, अब ये टेम्पररी इसमें गई है, डिवाइड नहीं कर रही है, लेकिन इसका मन किया कि मुझे करने का है। अगर करने का है तो इसको मुख्य धारा में आना पड़ेगा, इसको वापस से G1 में आना पड़ेगा। तो जो सेल G0 में टेम्पररी जाती है वो वापस G1 में आ जाती है, अगर डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट है, अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिमांड आई है डिवाइड करने की। ओकेशनली टेम्पररी एंटर इनटू G1, then it can back to G1। ठीक है, if wants to divide, तो सेल G0 में परमानेंट भी जाती है और टेम्पररी भी जाती है। ठीक, अगर अंदर से कॉल आया कि भाई सेल को डिवाइड करना है, ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, तो वो सेल आपकी G0 से वापस G1 में आएगी। अब आप देखिए,
मेरी स्किन सेल है अभी, ठीक है, सब बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां की जो सेल है सब बढ़िया है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे चोट लग जाए, मैं गिर जाऊं, तो मेरी यहां की जो सेल्स है उनकी डेथ हो गई। तो अब ऑर्गेनिज्म के अंदर रिक्वायरमेंट आई कि यहां पर सेल्स को डिवाइड करके यहां आपको सेल्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब वो सेल जी नॉट स्टेज में थी, लेकिन जब मुझे चोट लगी तो उन सेल्स को जी नॉट से जी1 में आना पड़ा, उसके बाद जी1 से एस में गई, एस से जी2 में गई और फिर डिवाइड किया। जैसे कि अगर आपको कहीं चोट लग जाए, आपकी स्किन सेल डैमेज हो जाए, तो आपको इन डेड सेल्स को नई सेल से रिप्लेस करना है। तो जो सेल पहले डिवाइड नहीं कर रही थी वो सेल अब डिवाइड करेंगी ओकेशनली टू रिप्लेस दी डेड सेल। वो सेल्स डेड क्यों हुई थी? हो सकता है कोई इंजरी हुई हो, यहां पर चोट लगी, सेल की डेथ हो गई, तो मुझे अब नई सेल्स फॉर्म्ड करनी है। तो जो सेल जी नॉट में थी वो वापस से जी1 में आएगी, फिर एस में आएगी, फिर जी2 में आएगी, डिवाइड करेगी और यहां नई सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। बच्चों ये बात समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार हमारे सम्मान में यस कर दीजिए और लाइक करते चलिए, दिल बनाते चलिए, ठीक है, सम्मान कम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ओकेशनली का मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, ओकेशनली का एग्जाम्पल टू रिप्लेस डेड सेल ड्यू टू इंजरी, ठीक, ड्यू टू इंजरी। तो बच्चों जी नॉट के अंदर लास्ट पॉइंट, जी नॉट के अंदर लास्ट पॉइंट, सेल डू नॉट डिवाइड और प्रोलिफरेट। अब एक खतरनाक से इंग्लिश की लाइन लिखी है, अनलेस दे आर कॉल्ड ऑन टू डू सो। एनसीईआरटी की लाइन है, सेल डिवाइड नहीं करती तब तक जब तक उनको कहा ना गया हो। सो अनलेस दे आर कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल तब तक डिवाइड नहीं करती अनलेस, जब तक दे आर कॉल्ड ऑन टू डू सो, जब तक उन्हें ऐसा करने के लिए कहा ना जाए। अनलेस, जब तक दे आर कॉल्ड ऑन टू डू सो, जब तक उन्हें ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। और उन्हें करने के लिए कौन कहेगा? आपके ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट, आपके ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। तो आप मुझे लिखकर बताइए, आंसर दीजिए, ठीक है, आंसर दीजिए। G1 S और G2 इन तीनों में कौन सा फेस है जिसमें ये सेल डिसाइड करेगी कि मुझे करना है या मुझे नहीं करना है डिवीजन? इन तीनों में वो कौन सा फेस है जिसमें सेल डिसाइड करेगी कि मुझे करना है या नहीं करना है डिवीजन? लिख के बताओ, मुझे करना है या नहीं करना है डिवीजन। किसमें डिसाइड करेगी? G1S और G2 में, G1 में डिसाइड करेगी, G1 में डिसाइड करेगी, ठीक, G1 में डिसाइड करेगी। तो यहां एक पॉइंट और लिख लो, ये पॉइंट अगर मैं पहले लिखाता तो आपको ये चीज समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने ये पॉइंट पहले नहीं लिखाया। तो आपकी यहां पर जगह है तो लिख लो, नहीं है जगह तो आप कहीं पर भी लिख दो, आप इसके नीचे लिख दो, आप इसके नीचे लिख दो, नहीं कहां गया, आप इसके नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहां गया? आप यहां लिख दो, जहां आपको लिखना है वहां लिख दो, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेल
डिसाइड वेदर डिवाइड और नॉट। जीवन, जीवन, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप कहीं भी लिख लो, आपको जहां लिखना है लिख लो। ये पॉइंट अगर मैं पहले लिखा था तो आपको समझ ही नहीं आता। ठीक है, अब आप एक और सवाल का जवाब दीजिए, एक और सवाल का जवाब दीजिए, एक और सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, एक और सवाल का जवाब दीजिए। जीवन एस, जीवन एस में वो कौन सा फेस है जिसमें अगर सेल एक बार एंटर कर गई तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। G1 S और G2 में वो कौन सा फेस है जिसमें अगर सेल एक बार एंटर कर गई तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। G1 S और G2 में वो कौन सा फेस है जिसमें अगर सेल एंटर कर गई तो वापस नहीं आ सकती, वापस G0 में नहीं जा सकती। एस फेस। शाबाश, अरे शाबाश मेरे जमूरो, शाबाश। तू रोएगा अरे दीवाने, देखते जाना, तू लेक्चर देखते जाना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इफ सेल हैज टू डिवाइड, थोड़ा इंग्लिश में मत जाना, सेल हैज टू डिवाइड इफ इट एंटर इनटू इट, वो कौन सा फेस है अगर इसका स्वाद उसने चख लिया, चखना चखना चखना, तो फिर तो मखना मखना मखना। ठीक है, ये तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस पर दिमाग लगाने के बाद बनाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही कहलाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोचेंगे तो निकलेंगे। चलो, तो सेल हैज टू डिवाइड इफ इट एंटर इनटू इट। सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि हमारे सम्मान से ही तुम्हारा सम्मान है, हम तुम्हारे गुरु हैं। हमसे दुश्मनी ईश्वर से बैर। Some cell in adult animal do not appear to exhibit division, heart cells, and many other cell divide occasionally. Occasionally मतलब टेम्पररी। मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं प्लांट एनाटमी से, डी डिफरेंशिएशन बोल सकता हूं, बट मैं अभी बोल नहीं रहा हूं। ठीक है, क्योंकि फिर मुद्दा हम भटक जाएंगे। ठीक है, शाबाश, इस तरीके सम्मान बने रहना चाहिए। एज नीडेड टू रिप्लेस, ओकेशनली का एग्जाम्पल क्या दिया है, ओकेशनली का एग्जाम्पल दिया है नीडेड टू रिप्लेस सेल्स। किन सेल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, जो सेल की लॉस हो गई है। क्यों लॉस हो गई, इंजरी हुई। क्यों हुई, क्योंकि मैं साइकिल से गिर गया। द सेल दैट डू नॉट डिवाइड एग्जिट G1 to enter into inactive stage, quiescent stage. Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate. Proliferate का मतलब है divide. Unless called on to do so. Unless called on to do so. जब तक उन्हें करने के लिए ना कहा जाए, और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट पर। चलिए, some cells in adult do not divide and enter permanent in G0 phase. करेक्ट है। Some cell divide occasionally to replace the lost cell due to injury. They enter into G0 temporary. कही है। G0 is inactive phase. Cell is metabolically active. And G0 is a part of. G0 is not, इतनी सारी गलती, incorrect. Cell do not proliferate unless they are called on to do so. तो ये देखिए, इस तरीके से हमने तरीके से तमीज में यहां तक हमने खत्म कर लिया है। ठीक, इसके बाद ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है। चलो, अब हम इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए, अब इसके बाद आप डालिए हमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया। तो हमने इंटरफेस पढ़ लिया, 2 टेबल में हमने पूरा का पूरा इंटरफेस खत्म कर दिया। ठीक है, ये हमने G0 कर लिया। अब हम डालेंगे नोट।
₹5 का नोट है, ये हम डालेंगे नोट। ठीक है, पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना। एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में लिखा हुआ है माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है। इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल आपका एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, अबे ये क्या है, एनिमल सेल के अंदर आपका माइटोसिस ओनली इन डिप्लॉयड सेल। कोई सेल है 2n, ठीक है, कोई सेल है आपकी 2n, और ये सेल आपकी माइटोसिस करेगी, और माइटोसिस करके 2 2n सेल बना लेगी। तो जो माइटोसिस हुआ वो आपका डिप्लॉयड सेल में हुआ। कहां पर? एनिमल के अंदर। एनिमल के अंदर माइटोसिस हैप्लॉयड सेल में नहीं होता। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, फ्यू एक्सेप्शन, फ्यू एक्सेप्शन। जैसे मैंने बोला सम सोशल इंसेक्ट, सम सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट में मैंने बोला बी, हनी बी, हनी बी के अंदर एक चीज होती है मेल, लुक्खा, लुक्खा, ठीक है, लुक्खा मेल, जिसको आप बोलते हैं ड्रोन। तो ये मेल और ड्रोन जो होता है ये आपका हैप्लॉइड होता है, और इसके अंदर आपका माइटोसिस होता है। तो बच्चों क्या लिखा था? एनिमल सेल में माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है, हैप्लॉयड सेल में नहीं होता। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कुछ सोशल इंसेक्ट, जैसे बी, बी के अंदर जब आप पढ़ेंगे जूलॉजी में, बी में क्वीन भी आती है, वर्कर भी आते हैं और ड्रोन आते हैं। तो बी के अंदर जो मेल होता है उसको ड्रोन बोलते हैं, जो हैप्लॉयड होता है उसके अंदर आपका माइटोसिस होता है। ठीक, और प्लांट के अंदर, अगर मैं प्लांट के अंदर बात करूं तो प्लांट के अंदर आपका माइटोसिस दोनों सेल में होगा। माइटोसिस आपका हैप्लॉयड सेल में भी होगा, ठीक है, और आपका डिप्लॉयड सेल में भी होगा। तो अगर कोई हैप्लॉयड सेल माइटोसिस करेगी तो वो माइटोसिस करके 2 हैप्लॉयड सेल बनाएगी, और डिप्लॉयड का ये रहा। बच्चों समझ में आया तो एक बार आप यस लिख दीजिए। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। अब मैंने आपसे कहा कि एक हैप्लॉयड पेरेंट सेल है, तो याद रखिएगा मैंने आपसे कहा हैप्लॉयड पेरेंट सेल है। डिप्लॉयड पेरेंट सेल में डीएनए के अमाउंट को 2C बोलते हैं, बट हैप्लॉयड पेरेंट सेल में डीएनए के अमाउंट को 1C बोलते हैं। तो अगर कोई पेरेंट सेल हैप्लॉयड है तो उसमें होगा डीएनए का अमाउंट 1C। तो वो जब G1 में जाएगी तो 1C, S में जाएगी तो 2C, G2 में जाएगी तो 2C, और M में जाएगी 1C। डिफरेंस याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा। हैप्लॉयड पेरेंट सेल में डीएनए का अमाउंट को 1C बोलते हैं, और डिप्लॉयड पेरेंट सेल में डीएनए के अमाउंट को 2C बोलते हैं। याद रखिएगा, मेरे स्पर्म के अंदर, और मेरा ही क्यों, तुम्हारे स्पर्म के अंदर भी डीएनए के अमाउंट को 1C बोलेंगे, 2C नहीं बोलेंगे। बच्चों समझ में आया तो थोड़ा सा सम्मान बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। 4183 है, यस, इसकी काउंटिंग थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो,
तुझे बढ़ाना भी होगा। लास्ट में रिवीजन करवाने के लिए मैं स्केल भी लाया हूं। ऐसे करके रिवीजन करवाऊंगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो अब हम आगे चलते हैं। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का मतलब क्या हुआ? मेरे नाक की सेल, मेरे कान की सेल, मेरे माथे की सेल, ठीक है, मेरे चीक अंदर की सेल, ठीक है, मेरे हाथ की सेल, मेरे पांव की सेल, इधर की सेल, मेरे पांव की सेल, ये जितनी भी सेल्स हैं इनको सोमैटिक सेल बोलते हैं। स्पर्म सोमैटिक सेल नहीं है, वो जर्म सेल है। ठीक है, there are few exception where haploid cell divide by mitosis। मेल हनी बी बोलते हैं ड्रोन को। प्लांट कैन शो माइटोसिस इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अब जो लाइन लिखी है बेटा वो प्लांट किंगडम के लिए लिखी है। ठीक है, ये लाइन आपको नहीं पढ़नी है, ये आपकी प्लांट किंगडम के लिए है, ये आपको नहीं पढ़नी है। वहीं आपको पढ़ाऊंगा जब ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, वही बताऊंगा एंथीरिडिया, आर्चिगोनिया, स्पोर मदर सेल, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल। तो ये वाली लाइन आपको नहीं पढ़नी है, ये लाइन आपकी हम प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, अच्छा आंसर बता रहे हैं। इन एनिमल माइटोसिस डिवीजन ओनली इन हैप्लॉइड सेल, नहीं डिप्लॉइड सेल। इन मेल हनी बी डिप्लॉइड नहीं होता, हैप्लॉइड होता है। ठीक, इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड अंडरगो माइटोसिस। तो इससे तो यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत 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 बढ़िया। बस बैठे रहना, अब खेल शुरू होगा। अब पढ़ेंगे हम एम फेस। मुझे मेटा फेस तक आज खत्म करा के जाना है, करा के ही जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना पूरा का पूरा। अब आप डाल दीजिए, पहले मुझे डालने देना हेडिंग एम फेस। एम फेस मतलब माइटोसिस। कोई भी सेल माइटोसिस करने आएगी, कोई भी सेल अगर माइटोसिस करने आएगी तो पहले वो इंटरफेस करेगी। तो कोई भी सेल माइटोसिस करने आएगी तो पहले वो माइटोसिस में पहला पॉइंट कि माइटोसिस आपका इक्वेशनल डिवीजन है। क्यों है नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं। क्यों है नहीं बताऊंगा, जो करना है कर लो। ठीक है, कल बता दिया था इक्वेशनल डिवीजन क्यों है। दूसरा पॉइंट, इसको आप बोलते हैं ड्रामेटिक फेस। ड्रामेटिक फेस इसलिए बोला, पहले आप कंटेंट को बढ़ाते हो, कंटेंट को डबल करते हो इंटरफेस में। पहले आप इंटरफेस में कंटेंट को डबल करते हो, पहले आप इंटरफेस में कंटेंट को डबल करते हो। उसके बाद इन कंटेंट्स को, जिसमें आपके सेल ऑर्गेनेल है, आपका डीएनए है, आप इनको रीऑर्गेनाइज करते हो। आप इनको रीऑर्गेनाइज करते हो किनके अंदर? डॉटर सेल के अंदर। किस फेस की हेल्प से? एम फेस की हेल्प से। इंटरफेस में चीजों को डबल किया, सिंथेसिस की, फिर उन्हीं चीजों को रीऑर्गेनाइज किया बराबर बराबर दो डॉटर सेल में। किसमें? एम फेस के थ्रू, एम फेस के थ्रू, एम फेस के थ्रू। ठीक, तो ड्रामेटिक फेस बोला क्योंकि आप रीऑर्गेनाइजेशन करते हो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट ऑफ सेल इनटू टू डॉटर सेल। माइटोसिस को प्रोग्रेसिव फेस भी बोलते हैं। माइटोसिस को प्रोग्रेसिव, बच्चों प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ?
प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। प्रोग्रेसिव क्यों बोला? क्योंकि प्रोफेज के बाद कोई ब्रेक नहीं है कि सेल ब्रेक लेगी फिर मेटाफेज में जाएगी, मेटाफेज के बाद ब्रेक लेगी फिर एनाफेज में जाएगी, एनाफेज में ब्रेक लेगी फिर टीलोफेज में जाएगी। नहीं, इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं है, चीजें कॉन्टिन्यूअस है। आपको पता भी नहीं चलेगा प्रोफेज कब खत्म हुआ और सेल कब मेटाफेज में आ गई, कब मेटाफेज खत्म हुआ और सेल कब एनाफेज में आ गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। बाल तो छोटे हो गए भाई, वो बड़े बड़े बाल थे, बच्चे डर जाते थे, लगता था संजय दत्त आ गया, भाऊ आ गया। ठीक है, तो हमने बाल अब छोटे छोटे कर लिए हैं। ठीक है, छोटे ठीक लग रहे हैं अभी। तो अगर मैं आपको बोला कि माइटोसिस में ऐसा नहीं है कि प्रोफेज के बाद सेल रुकेगी, चाय पिएगी फिर मेटाफेज में जाएगी, मेटाफेज के बाद चाय लंच करेगी फिर एनाफेज में जाएगी, एनाफेज के बाद कोई ब्रेक होगा फिर टीलोफेज में जाएगी। नहीं, ये पूरी की पूरी जो स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, मतलब दो स्टेजेस के बीच में कोई भी गैप नहीं है, दो स्टेजेस के बीच में कोई भी गैप नहीं है। समझ में आया? तो यस लिख दीजिए। नो गैप बिटवीन टू डिफरेंट स्टेजेस। अब एम फेज को डिवाइड किया गया है ना, एम फेज को आपका डिवाइड किया गया है, किसमें डिवाइड किया गया है? एम फेज को डिवाइड किया गया है किसमें? कैरियोकाइनेसिस में। और दूसरा है आपका साइटोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बता चुका हूं, न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो खुद डिवाइड है 4 स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में, जिसमें हमने पहला बोला प्रोफेज, दूसरा हमने बोला मेटाफेज, तीसरा हमने बोला एनाफेज, और चौथा हमने बोला टीलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एक बात बोलूं, दिल की बात बोलता हूं, 3 साल से मैं बोलना चाहता था, मैं 2 साल से ऑनलाइन में देख रहा हूं। आप वो स्टूडेंट हो जो 12th पास करके आए हो, इनके बारे में हल्का फुल्का आइडिया 9वीं क्लास में भी लग जाता है। मुझे उन स्टूडेंट पर तरस आता है, 3 साल से मैं ये बात बोलना चाहता था, आज बोल देता हूं। उन स्टूडेंट पे तरस आता है, उन स्टूडेंट पे दया आती है जिनको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के सीक्वेंस को याद करने के लिए इनकी भी शॉर्ट फॉर्म बनानी पड़ती है कि PMAT। और उन टीचर पे भी तरस आता है जो कॉन्सेप्ट को छोड़ के इस पर मेहनत करते हैं। प्रोफेज के लिए P याद कर ले, M, जिसका 610, 620, 570, 580 नंबर आएगा, वो सेल साइकिल के कॉन्सेप्ट को समझेगा या 1 घंटा बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देखकर PMAT का शॉर्ट फॉर्म बनाएगा। तरस आता है मुझे। तो आप इन हनी ट्रैप में मत फंसिएगा बेटा, ठीक है? सर आप कुछ मत पढ़ाओ इस चैप्टर के अंदर, बस आप ये बता दो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज का सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे। हे भगवान, तुझे इसके सीक्वेंस के लिए कोड वर्ड याद करने पड़ रहे हैं, तो तू 620 नंबर कहां से ला पाएगा यार? तरस आता है मुझे, दर्द होता है। 2-3 साल से मैं ये चीज देख रहा हूं, धंधा चल रहा है इस चीज का। शॉर्ट फॉर्म को याद करने के लिए फिर एक शॉर्ट फॉर्म बनाओ। अरे ये सब कुछ नहीं होता दीवाने, कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ गया ना, हलवा, हलवा बाबा हलवा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया है, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक,
चलिए, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये आपको समझ में आ गया। अब एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। आ जाओ। मन में था कह दिया, मन में मैं रखता नहीं हूं, मेरे मन में था कह दिया, मन में था कह दिया। दिस इज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल involving major reorganization of all component of cell, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ऑर्गेन इन डॉटर सेल्स के अंदर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब डॉटर सेल, माइटोसिस में सेम रहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन कल पढ़ाया था, कल पढ़ाया था। प्लीज ब्लॉक सना कर देंगे, ब्लॉक सना को। दो, हालांकि, दो मतलब हालांकि, for convenience mitosis has been divided into 4 stage of nuclear division, मतलब कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेज में डिवाइड किया है। It is very essential to understand the cell division is a progressive process. Progressive का मतलब होता है continuous and very clear cut line cannot be drawn between various stages, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Karyokinesis involve 4 stages, 4 stages. M phase ड्रामेटिक पीरियड है इंटरफेस का, M phase ड्रामेटिक पीरियड ऑफ इंटरफेस, नहीं इंटरफेस का ड्रामेटिक पीरियड नहीं है। ये लाइन तो सही थी, ठीक है, गलत हो गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड डॉटर प्रोजेनी सेम, सो कॉल्ड रिडक्शनल, रिडक्शनल नहीं, इक्वेशनल डिवीजन, गलत हो गया। बताओ आंसर क्या जाएगा, सी लिख रहे हैं। माइटोसिस डिवाइड इनटू 4 स्टेज, एम फेज डिवाइड इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, सही है। कैन नॉट बी ड्रॉ, तो ये भी आपका गलत हो गया। आंसर गया आपका ऑप्शन सी। सम्मान बढ़ाते रहिए, कॉन्फिडेंस दिलाते रहिए, ठीक है, सम्मान बढ़ाते रहिए। समझ में आया तो यस लिख दे। अब देखना मैं प्रोफेस कितना खतरनाक तरीके से तुमको बताऊंगा। मोबाइल का वायर कहां है, ये रहा मोबाइल का वायर, ये है आपका मोबाइल का वायर, ये है आपका मोबाइल का वायर, ठीक है। चलो, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम एक एक करके, आज का मेरा टारगेट था कम से कम मुझे मेटाफेज तक बच्चों को पढ़ाना है, और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, 2:18 हुए हैं, 3:15 तक तो क्लास चलेगी। प्रोफेस, मेटाफेस, मुझे तो लग रहा है मैनाफेस टीलोफेस खत्म ना कर दें। आ जाओ, ठीक है। बहुत तरीके से, बहुत तमीज में लेके चलूंगा, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए प्रोफेस, प्रोफेस। यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा, यहां पर मैं बनाऊंगा डायग्राम, इतनी जगह डायग्राम के लिए रख दीजिएगा, इतनी जगह डायग्राम, और यहां हम पूरा का पूरा लिखने वाले हैं। बच्चों, प्रोफेस स्टार्ट करने से पहले क्रोमोसोम की विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। मैंने आपको क्रोमोसोम इतने अच्छे इंटरफेस में इसलिए दिखाए ताकि आपको काउंटिंग करा सकूं। क्रोमोसोम की विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, क्रोमोसोम की विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। मैंने आपको इतने अच्छे इसलिए बनाए, मैंने आपको इतने अच्छे इसलिए बनाए ताकि आप क्रोमोसोम को काउंट कर सको। एक्चुअल में इंटरफेस में डीकंडेंस फॉर्म्ड थी क्रोमोसोम की, जिसको क्या बोलते थे, लिख के बताओ, जिसको क्या बोलते थे, लिख के बताओ। जिसको एक बोल रहा है लो वॉइस, अरे दीवाने, जो तेरे कान में घुसा रखा है ना, उसकी वॉल्यूम बढ़ा ले बेटा। रात में कुछ देख रहा होगा तो उसकी वॉल्यूम तूने कम कर दी होगी, अब थोड़ा सा बढ़ा ले, वो तो तेरे यहां से एंड से बढ़ जाएगा, ठीक है। बताओ मुझे, इंटरफेस में आप क्या बोलते थे? आप क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म को क्रोमैटिन बोलते थे।
बहुत बढ़िया, क्रोमैटिन बोलते थे। तो एक्चुअल में ये डीकंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम की, ये आपकी क्रोमैटिन है। ठीक, चलिए, तो प्रोफेस के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं, प्रोफेस के अंदर पहला पॉइंट, प्रोफेस के अंदर पहला पॉइंट, एस, प्रोफेस क्या है? प्रोफेस क्या है? पहला पॉइंट, प्रोफेस जो है वो आपकी फर्स्ट स्टेज है। किसकी फर्स्ट स्टेज है? ये आपकी फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। तो अब आप माइटोसिस स्टार्ट कर रहे हैं, माइटोसिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो माइटोसिस से पहले सेल क्या करके आएगी? सेल पहले कर आएगी इंटरफेस। ये रहा इंटरफेस। ये एक सेल मेरे पास आई और मुझे कहती है आई वांट डिवाइड। तो मैंने कहा कितने क्रोमोसोम हैं? 4। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? 1। डीएनए कंटेंट कितना है? 2C। ये सेल गई G1 में, G1 से गई S में, S से गई G2 में, S से गई G2 में, और G2 से ये जाएगी अब M फेस में, G2 से ये जाएगी अब M फेस में, G2 से जाएगी M फेस में। कल डायरेक्ट बताया था आउटलाइन, अब ये प्रूफ करना है, अब ये प्रूफ करना है। तो एक पेरेंट सेल है, इसको दोबारा मत बनाना, तुमने लिखा हुआ है तो वहीं से कंटिन्यू करना, दोबारा मत बनाना, तुमने ये कल लिखा हुआ है वहीं से कंटिन्यू करना। ये सेल मेरे पास आई है, ये इसकी डेटा है, ये पहले G1 में गई, फिर S में गई, फिर G2 में गई, G2 से ये माइटोसिस में जाएगी। माइटोसिस में मतलब ये कहां जाएगी? माइटोसिस में मतलब ये कहां जाएगी? प्रोफेस में जाएगी। तुम्हें समझ में आ गया हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं? समझ में आया तो यस लिख दो। तुम्हें समझ में आया हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं? एक पेरेंट सेल है, ये माइटोसिस करने आई थी, लेकिन पहले इसने इंटरफेस किया। इंटरफेस खत्म होने के बाद अब मैं इस वाली सेल को माइटोसिस करने ले जा रहा हूं। तो इस सेल को मैं माइटोसिस करने ले जा रहा हूं, मतलब इस सेल को मैं अब प्रोफेस करवाने लेके जा रहा हूं। अब आप हर फेस में क्रोमोसोम के नंबर खुद काउंट करोगे, डीएनए का अमाउंट खुद काउंट करोगे, क्रोमोसोम की क्रोमैटिड खुद काउंट करोगे, क्योंकि कुछ भी करने से पहले कुछ करना पड़ता है, और कुछ करने को इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस के बाद सर अब सेल माइटोसिस करेगी। मैं इस सेल को माइटोसिस, ये सेल माइटोसिस करना चाहती है, मैंने इसको पहले G1 कराया, G1 से S, S से G2, अब यहां से G2 से सेल कहां जाएगी? प्रोफेस में जाएगी। तो प्रोफेस क्या हुआ? प्रोफेस क्या हुआ? प्रोफेस के अंदर S एंड G2 फेस, S एंड G2 फेस followed by प्रोफेस। S और G2 के बाद आपका आया प्रोफेस, आपका आया प्रोफेस। एक लाइन खींच दो, यहां आपने एक लाइन खींच दी और एक लाइन आप यहां खींच दो। यहां हम S और G2 की बात करेंगे, यहां हम प्रोफेस की बात करेंगे। मैं S और G2 के बाद आया प्रोफेस, फिर मैंने एक लाइन खींच दी, S और G2 के बारे में हम यहां लिखेंगे और प्रोफेस के बारे में हम यहां लिखेंगे, और एक लाइन आप यहां पर ऐसे करके खींच दो। ये लाइन आपने खींची है, ये लाइन आपने खींची है, ठीक। S एंड G2 फेस फॉलोड बाय प्रोफेस। S और G2 की बात यहां लिखेंगे, प्रोफेस की बात यहां लिखेंगे। पहला है आपका डीएनए। अब मुझे बताओ S और G2 में डीएनए डिस्टिंक्ट या नॉट डिस्टिंक्ट? लिख के बताइए। S और G2 में आपका जो डीएनए था वो डिस्टिंक्ट था या नॉट डिस्टिंक्ट था? बताइए।
एस और G2 इंटरफेस का पार्ट है, इंटरफेस का पार्ट है, वहां क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं है, वहां पर क्रोमैटिन प्रेजेंट है, वहां पर विजिबिलिटी नहीं है, वहां पर विजिबिलिटी नहीं है। ये जो डिस्टिंक्ट लिख रहे हैं ना, ये जो डिस्टिंक्ट लिख रहे हैं, तुम पढ़ ही काहे रहे हो बे? क्यों एहसान कर रहे हो मास्टर पे? हैं? ये मैं लाया हूं स्केल, ये घुसा दो, ये मेरे मुंह में घुसा दो, मार दो मुझे। लिख ही क्यों रहे हो, पढ़ ही काहे रहे हो बे तुम? हैं? तुम्हें इंटरफेस में, तुम्हें क्रोमैटिन क्रोमोसोम में समझाया था डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, नॉन डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। पढ़ काहे रहे हो बे? पढ़ काहे रहे हो बे? हैं? अगर खोपड़े में इतना नहीं घुसता तुम्हारे तो पढ़ काहे रहे हो बे? इंटरफेस में क्या विजिबिलिटी थी क्रोमोसोम की? नहीं थी। इंटरफेस में तेरे को क्रोमोसोम अच्छे से दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो क्रोमोसोम में तू देखता क्या है? डीएनए तो देखता है। तो जब क्रोमोसोम की विजिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब डीएनए की विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कंडेंसेशन नहीं है वहां क्रोमोसोम का, वहां डीकंडेंस फॉर्म है। इसका मतलब एस और G2 में डीएनए क्लियर नहीं है, एस और G2 में डीएनए क्लियर नहीं है। नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट, बट 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 बताओ इंटरवाइंड या नॉट इंटरवाइंड? लिख के बताओ, इंटरवाइंड या नॉट इंटरवाइंड? इंटरवाइंड, इंटरवाइंड, इंटरवाइंड या नॉट इंटरवाइंड? इंटरवाइंड या नॉट इंटरवाइंड? इंटरवाइंड या नॉट इंटरवाइंड? ठीक है, ऐसा गंदा दिखेगा कि पता भी नहीं चलेगा। इंटरवाइंड या नॉट इंटरवाइंड, बताइए जरा। इंटरवाइंड या नॉट इंटरवाइंड, बताइए। इंटरवाइंड, उलझा हुआ, उलझा हुआ, उलझा हुआ, उलझा हुआ। ठीक है, उलझा हुआ। डीएनए नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। क्यों? 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 बिकॉज नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, नो कंडेंसेशन ऑफ chromosomal material, no condensation of chromosomal material। लेकिन यहां पर प्रोफेस में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इनिशिएट और स्टार्ट। इसका मतलब यहां पर डीएनए इज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है मोर विजिबल, मोर विजिबल एंड नॉट इंटरवाइंड। एस और G2 ये है प्रोफेस। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। एक वर्ड होता है, यहां पर हम लिखेंगे टैंगल्ड और यहां लिखेंगे अनटैंगल्ड। तो क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब डीएनए। क्रोमोसोमल मटेरियल टैंगल्ड, टैंगल्ड का मतलब है उलझा हुआ, उलझा हुआ। और अनटैंगल्ड का मतलब है सुलझा हुआ। तो प्रोफेस में
सुलझा हुआ डीएनए। क्यों? क्योंकि प्रोफेस में कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। प्रोफेस में कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल स्टार्ट हो गया, विजिबिलिटी बेटर हो गई, डीएनए थोड़ा सुलझ रहा है, अनटेंगल्ड, इंटरफेस में उलझा हुआ, उलझा हुआ, सुलझा हुआ, उलझा हुआ, सुलझा हुआ, उलझा हुआ, सुलझा हुआ, उलझा हुआ, सुलझा हुआ, इंटरफेस में उलझा हुआ, प्रोफेस में सुलझा हुआ। ये 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 समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, जल्दी से लिख दे, जल्दी से लिख दे। अच्छा, ये नो दूसरे सवाल का जवाब लिख रहे हैं, नो इससे पहले जो सवाल था। अब जल्दी से यस लिख दो, जल्दी से यस लिख दो। आ गया तू रोएगा, आ गया, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। तो ये एक चीज तो तुमको ये पता चल गई, ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। ठीक, अब जो प्रोफेस है, ठीक है, अब जो प्रोफेस है उसके भी दो टाइप हैं, उस प्रोफेस के भी दो टाइप हैं। ठीक है, चलो यहां पे, यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो मैं अब यहां पर आपकी एक लाइन खींच लेता हूं। ठीक, ये वाला पार्ट हमने आपको करा दिया, ये वाला पार्ट हमने आपको करा दिया। अब ये है प्रोफेस के बारे में, ये है एस और G2 के बारे में, ये है प्रोफेस के बारे में, ये है एस और G2 के बारे में। अब यहां पर फिर से हेडिंग डाल, प्रोफेस। सर डाल दी है हेडिंग, डाल दी है हेडिंग, हां डाल दी है हेडिंग। तो अब इससे दो एरो निकाल दे। सर निकाल दिए हैं, निकाल दिए हैं, हां। तो यहां लिख दे अर्ली प्रोफेस, और यहां लिख दे लेट प्रोफेस। अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस। एक काम करता हूं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लूं, हौच पौच हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे ले लूं, क्या बोलते हो? डायग्राम भी नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्या बोलते हो? यस, डायग्राम भी नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेंगे, हौच पौच हो जाएगा, अगली स्लाइड पे ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? यस, नेशन वांट्स टू नो, सेम स्लाइड या नेक्स्ट स्लाइड बताइए, सेम स्लाइड या नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड पे बेटर होगा, बताओ तुम क्या चाहते हो? हाँ बताओ, बताओ। मैं एक ही स्लाइड पे कोशिश कर रहा था प्रोफेस को खत्म करने की, लेकिन अगर कहीं बीच में स्पेस पता चला कम पड़ गया तो फिर समझ में कम आएगा। ठीक है, तो अपन नई स्लाइड पे अच्छे से ले लेते हैं। ठीक है, लो तो बेटा अच्छे से लो। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। अब देखो यहां कितने अच्छे से लेंगे। प्रोफेस से आप दो निकाल दीजिए, एक है आपका अर्ली प्रोफेस और एक है आपका लेट प्रोफेस। बीच में एक लाइन खींच दीजिए, ये बीच में आपने एक लाइन खींची, एक लाइन यहां खींच दीजिए और एक लाइन आप यहां खींच दीजिए। ठीक, यहां डायग्राम बना लेंगे, यहां डायग्राम बना लेंगे। जब सेल अर्ली प्रोफेस में होगी, ठीक, यहां लिखिए न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर मैंने आपसे पूछा कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट, गायब होना स्टार्ट किस फेस में हुए? अर्ली प्रोफेस। गायब हो गए लेट प्रोफेस। तो प्रोफेस के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाते हैं। कहां गायब होते हैं? लेट प्रोफेस में। गायब होना शुरू कहां होते हैं? अर्ली प्रोफेस में। गायब होना शुरू अर्ली प्रोफेस, गायब हो गए लेट प्रोफेस। तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स
डिसअपियरिंग, और यहां आपका डिसअपियर्ड। ठीक। दूसरा, गोल्गी बॉडी कॉमा ईआर। तो गोल्गी बॉडी और ईआर भी प्रोफेस के लेट में गायब हो जाते हैं। अब मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं अब आपको डायग्राम में समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपका डायग्राम बनाऊंगा, पहले मैं आपका डायग्राम बनाऊंगा अर्ली प्रोफेस का। ठीक है, अर्ली प्रोफेस का। फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा लेट प्रोफेस का। तो हमने कैसे शुरू किया था, अभी लिख लेना, एक सेकंड रुको। पेरेंट सेल है, G1 में गई, G1 से S में गई, S से G2 में गई। G2 के बाद वो सेल कहां आई, G2 के बाद वो सेल आई आपकी M फेस में, और M फेस में वो कहां आई, प्रोफेस में आई। तो G2 में वो सेल आई प्रोफेस में। अब प्रोफेस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं सेल। तू रोएगा, तू प्यार है, ये रहा आपका सेल। ठीक, इस सेल के अंदर ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका न्यूक्लियस। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, एनएम। एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ चुके हो और आपको पता होना चाहिए एनएम का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, और ये जो गोला है, इस गोले को बोला है न्यूक्लियोलस। अब आप मेरे को लिखकर बताओ, मैं इसमें कितने क्रोमोसोम दिखाऊं आपको, कितने क्रोमोसोम दिखाऊंगा, बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ। हम कितने क्रोमोसोम लेके चले हैं, हम कितने क्रोमोसोम लेके चले हैं, 4 लेके चले थे। G1 में 4 थे, S में 4 थे, G2 में 4 थे। तो अब भैया प्रोफेस में कोई जादू टोना तो होगा नहीं, जितने लेके चले हो उतना ही दिखाना पड़ेगा। कितने दिखाऊं, बताओ कितने दिखाऊं, जितने लेके चले उतने दिखाओ, जितने लेके चले उतने दिखाओ, इसमें पूछने की क्या बात है, जितने लेके चले उतने दिखाओ। दिखाता हूं, ले देख ले देख ले ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 4 क्रोमोसोम दिखाऊंगा और अच्छी तरीके से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अर्ली प्रोफेस है। ठीक है, बस हल्का हल्का फील करवाऊंगा, हल्का हल्का फील करवाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, आपको क्रोमोसोम दिखाऊंगा। पहला क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तू रोएगा, तीसरा क्रोमोसोम, चौथा क्रोमोसोम। 4 क्रोमोसोम आपको दिखाए हैं। डीएनए का अमाउंट कितना है लिख के बताओ, डीएनए का अमाउंट कितना है लिख के बताओ, डीएनए का अमाउंट कितना है लिख के बताओ, डीएनए का अमाउंट कितना है लिख के बताओ। ये है आपका सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोसोम, और ये है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है सेंट्रियोल। ठीक है, ये रहा आपका सेंट्रियोल। ठीक है, हाँ 4C है, 4C है। हम एक काम करते हैं, मैं वापस यहां पर आऊंगा, मैं वापस यहां पर आऊंगा, मैं वापस यहां पर आऊंगा। आप एक टेबल बना लो, जिस टेबल को हम फुल फिल 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 करते रहेंगे बीच बीच में। आप एक टेबल बनाओ, ठीक है, कहीं पर बनाओ, यहां मत बनाना, यहां तो हम प्रोफेस लिखेंगे। एक अलग पेज पे एक टेबल बनाओ, जिस टेबल को हम बीच बीच में फिल करेंगे। कैसी टेबल सर, सर कैसी टेबल, बताइए जरा सर, कैसी टेबल, देख कैसी टेबल, देख
कैसी टेबल, मैं बताता हूं कैसी टेबल, मैं बताता हूं तुझे कैसी टेबल। एक टेबल बना ले, ठीक है सर, ये मैंने टेबल बना ली। उसके बाद यहां पर एक लाइन खींच दे, खींच दी सर। फिर यहां पर एक लाइन खींच दी, खींच दी। फिर यहां लिख पेरेंट सेल, फिर लिख G1, फिर लिख S, फिर लिख G2। अच्छा, एक ही टेबल में क्रोमोसोम और डीएनए के अमाउंट को भरते जाएंगे। हाँ, एक ही टेबल में भरते जाएंगे। मेटाफेस, अच्छा, एनाफेस, अच्छा, ऐसा, हाँ ऐसा, ऐसा एक टेबल बना ले पहले ही। ठीक है सर, यहां क्या लिखूं? यहां लिख नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, इससे हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही जगह पे लिख लेंगे। हां, बता जीवन में कितने थे? सर 4 थे। जीवन में कितने क्रोमोसोम थे? सर जीवन में 4 थे, एस में 4 थे, G2 में 4 थे, और अभी तेरे मास्टर ने प्रोफेस में कितने दिखाए? 4। मेटाफेस में तो अभी कुछ दिखाया नहीं, एनाफेस में कुछ दिखाया नहीं, टीलोफेस में कुछ दिखाया नहीं, तो इसमें मत लिख, अभी इनको खाली छोड़ दे। जितना तेरे मास्टर ने दिखाया उतना ही लिख। और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। ठीक है, डीएनए अमाउंट, पेरेंट सेल में डीएनए का अमाउंट कितना था? 2C था, तो G1 में 2C रहा, S में 4C रहा, G2 में 4C रहा, प्रोफेस में 4C रहा। पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 4 थे। ठीक है, ठीक है, ये ले, ये तूने लाइन खींच दी। नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन वन क्रोमोसोम, G1 में कितना था? 1 था, S में 2 था, G2 में 2 था, प्रोफेस में 2 था। समझ में आया तो यस लिखो। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इसको फिल करते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम फिल करते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम फिल करते जाएंगे। तो ये टेबल आप कहीं भी बना लीजिए, एक अलग जगह पे बना लीजिए। इस दुनिया से बहुत दूर एक दुनिया है, वहां हम मिलेंगे सिलेक्शन के बाद। कहीं दूर बना लीजिए, इसको फिल करते रहेंगे। आ जाओ लेट प्रोफेस में आ जाओ। ये है आपका सेंट्रियोल, ये है आपका सेंट्रियोल। ठीक, अब जब आप कहां आओगे? जब आप लेट प्रोफेस में आओगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप लेट प्रोफेस में आओगे तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, और ये है आपका, ये सेंट्रियोल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, ये सेंट्रियोल आपका चल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 सेंट्रियोल हैं, 1 2, 2 सेंट्रियोल है, मतलब ये एक सेंट्रोसोम है। 2 सेंट्रियोल मतलब ये एक सेंट्रोसोम। ठीक है 2 सेंट्रियोल मतलब एक सेंट्रोसोम, 2 सेंट्रियोल मतलब एक सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रियोल ऐसे चलेगा 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 और यहां आ जाएगा पोल पर। तो चलने के बाद ये आ गया है यहां पर। अब मुझे जवाब दो, अब मुझे जवाब दो, सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल, ये वाले सेंट्रियोल इस पोल पर कब पहुंचे? अर्ली प्रोफेस में पहुंचे या लेट प्रोफेस में पहुंचे? बताओ, ये वाले इस पोल पर कब पहुंचे? ये वाले इस पोल पे कब पहुंचे? अर्ली प्रोफेस में पहुंचे या लेट प्रोफेस में पहुंचे? 3:20 3:15 तक है क्लास का टाइमिंग, बीच में हल्ला मत मचाना। 3 बजे छुट्टी छुट्टी छुट्टी। ठीक है,
हाँ, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूं, इतनी सारी चीजें तुम्हारे लिए करता हूं, एनसीईआरटी दोबारा से समझाता हूं, एक एक चीज करवाता हूं, तो बेटा समय देना पड़ता है, ऐसे नहीं होता फिर। समझ रहे हो? जितने लेक्चर हो गए हैं सबके रिवीजन लेक्चर दिए, सबके हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, सबके डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन दिए हैं। ठीक है, हर चीज टाइम पर हो रही है, कहीं पर कोई मेरा बैकलॉग नहीं है। ठीक है, लेट प्रोफेस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेंट्रोसोम स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल, स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल, और यहां पर रीच एट अपोजिट पोल, यहां पहुंच गए, यहां जाना स्टार्ट हुए। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और अर्ली प्रोफेस में आपका अर्ली प्रोफेस लेट प्रोफेस, तो प्रोफेस खत्म होते होते आपके जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाएंगे और बहुत बेहतरीन क्रोमोसोम आपको दिखेंगे, बहुत बेहतरीन क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल को बोलते हैं एस्ट्रल, एस्टर या फिर एस्ट्रल रेस। ये है एस्टर 1 और ये है आपका एस्टर 2। तो ये आपको कुछ माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं। ये देखिए, ये आपको कुछ माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं एस्टर, और ये आपको प्लांट सेल में नहीं दिखेंगे। ये जो एस्टर है आपको ये कौन सी सेल में दिखेंगे? ये आपको एनिमल सेल में दिखेंगे, प्लांट सेल में नहीं दिखेंगे। ये जो आपको छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं इनको बोलते हैं एस्टर, ये एनिमल सेल में दिखेंगे, प्लांट सेल में नहीं दिखेंगे। और यहां से आपके ये एक चीज बननी शुरू हो गई, ये देखिए इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल आपके फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो गए, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो गए। इस चीज को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, इस चीज को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो बच्चों, एस्टर 1, एस्टर 2 और स्पिंडल फाइबर तीनों को मिलाकर एस्टर 1, एस्टर 2, स्पिंडल फाइबर तीनों को मिलाकर बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस, तीनों को मिलाकर बोला माइटोटिक एपरेटस। एस्टर 1, एस्टर 2, स्पिंडल फाइबर तीनों को मिलाकर बोला माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस। आप मेरे को बताइए, यहां पर बताना ट्रू या फॉल्स, स्टेटमेंट बताना ट्रू और फॉल्स। क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन स्पिंडल फाइबर, ट्रू और फॉल्स? क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन स्पिंडल फाइबर, ट्रू और फॉल्स? बताइए, क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन स्पिंडल फाइबर, ट्रू और फॉल्स? बताइए। ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पर प्रेजेंट हैं, ट्रू और फॉल्स? बताइए। फॉल्स, फॉल्स।
क्रोमोसोम भी है, स्पिंडल फाइबर भी है, बट क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे प्रेजेंट नहीं है। नोट डाल के लिख, नोट डाल के लिख, नोट डाल के लिख। ये तो हो गया, डिफरेंस इतना हो गया, ठीक है। अब नोट डाल के लिख, क्या लिखें? नोट डाल के लिख, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, क्रोमोसोम फर्स्ट appear to consist of two chromatid। क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड, क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड एस फेस में भी थी, G2 फेस में भी थी। क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड एस में भी थी, G2 में भी थी और प्रोफेस में भी है। बट फर्स्ट टाइम क्लियरली क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड किस फेस में दिखी? फर्स्ट टाइम क्लियरली क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड किस फेस में दिखी? लिख के बताओ। क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड तो एस में भी थी, G2 में भी थी, प्रोफेस में भी है। पहली बार क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड क्लियरली किस फेस में दिखी? क्रोमोसोम फर्स्ट अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटिड। बहुत बढ़िया, लेट प्रोफेस लिख दीजिए, प्रोफेस, जनरल प्रोफेस लिख दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में अर्ली और लेट प्रोफेस करके नहीं पूछा है, वहां तो सिर्फ डायग्राम दिखाया है अर्ली और लेट का, है ना। तो जनरल उन्होंने प्रोफेस लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोफेस लिखा हुआ है ना। तो प्रोफेस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमोसोम फर्स्ट अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय, अर्ली और लेट में डिफरेंशिएशन यहां पर किया है बस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्गी बॉडी और ईआर में किया है, ठीक है। कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर, ठीक। और क्रोमोसोम जो है नॉट प्रेजेंट ऑन स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम नॉट प्रेजेंट ऑन स्पिंडल फाइबर। प्रोफेस खत्म, प्रोफेस खत्म। अभी भाग मत जाना, अभी तो क्लास चलेगी, अभी पूरे का रिवीजन भी दूंगा, रिवीजन प्लानर भी होगा, एनसीईआरटी भी होगा, अभी मत भाग जाना बच्चों। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। जल्दी से भाई, सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। यस 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 यस, जल्दी से सब यस लिख दीजिए। तू रोएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं। प्रोफेस फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, जो किसको फॉलो करता है? जो एस और G2 को फॉलो करता है। मतलब एस के बाद G2 और G2 के बाद प्रोफेस। इन एस एंड G2 फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट। न्यू डीएनए कहां बना था? न्यू डीएनए एस में बना था, क्योंकि यहां हुआ था डीएनए रेप्लिकेशन। आर नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट क्लियरली विजिबल, नॉट क्लियरली विजिबल, बट इंटरवाइंड। बट आपका कैसा है? इंटरवाइंड है, उलझा हुआ है। प्रोफेस इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। फर्स्ट टाइम यहां कंडेंसेशन होता है प्रोफेस में। मतलब चीजें क्रोमैटिन से कहां जाएंगी? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम की तरफ जाएंगी।
क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड, अनटेंगल्ड मतलब सुलझा हुआ, मतलब नॉट इंटरवाइंड, नॉट इंटरवाइंड ड्यूरिंग द प्रोफेज। क्रोमैटिन कंडेंसेशन, क्रोमैटिन का क्रोमोसोम में चेंज हुआ, मतलब क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल हैं, 2 सेंट्रियोल हैं, ठीक है। कितने सेंट्रियोल हैं आपके, 2 सेंट्रियोल हैं। सेंट्रियोल जो डुप्लीकेशन किए थे एस फेस में, नाउ बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, प्रोफेस में वो अपोजिट पोल में चले जाना स्टार्ट होते हैं। कंप्लीशन ऑफ प्रोफेस कैन बी मार्क बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट, दिखाइए। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होके बनाएगा कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब हो गया यहां थोड़ा सा थिक, माइटोटिक क्रोमोसोम, कॉम्पैक्ट। Chromosomes are seen composed of 2 chromatid, जो किससे अटैच है, जो आपका सेंट्रोमियर से अटैच है। सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेशन किए थे इंटरफेस में, इंटरफेस में कहां, एस फेस में, begins to move toward opposite pole of cell. Each centrosome radiate out microtubule called ester. Each centrosome radiate का है रिलीज, माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। कितने एस्टर, 2 एस्टर टुगेदर, किसके साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ। 2 एस्टर किसके साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ। 2 एस्टर 1 एस्टर 2 स्पिंडल फाइबर, माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेस, जब आप उसको देखोगे माइक्रोस्कोप में तो वहां गोल्गी बॉडी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ईआर कनेक्टेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गई, ईआर गया। बच्चों फील हुआ तो यस लिख दीजिए। ये डायग्राम आपको देखना है, अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस। एनसीईआरटी का डायग्राम ऐसे ही याद रखना, 4 क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट होना स्टार्ट हुई है, यहां पूरी की पूरी डीजनरेट हो चुकी है। अगर यहां तक समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में सभी लोग यस लिख दीजिए, एक बार हमारे सम्मान में सभी लोग यस लिख दीजिए। प्रोफेस इज सेकेंड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड नहीं, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड इट फॉलो SNG2, गलत हो गया। इन SNG2 phase DNA are distinct, DNA are not distinct but not intertwined but intertwined, गलत हो गया। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इन प्रोफेस, करेक्ट है। सेंट्रोसोम विच डुप्लीकेट इन G2 नहीं, S फेस। कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम फॉर्म्ड कंपोज्ड ऑफ 1 क्रोमैटिड नहीं, 2 क्रोमैटिड। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर, सही है। द 2 एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस, सही है। क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेस शो, डू नॉट शो, डू नॉट शो। 1 2 3, 3 मतलब 1 मिनट, 1 2 3, 3 ही तो सही है। 2 एस्टर, ऑप्शन डी जाना चाहिए ना, ऑप्शन डी। हाँ ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत 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 ही बढ़िया। समेटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से, आ जाओ। इंटरफेस में 3 डिवाइड होता है, G1 S और G2, सबसे ज्यादा टाइम लगता है G1 में।
सेल ग्रोथ तीनों में होती है क्योंकि साइटोप्लाज्म में चीजें तीनों में सिंथेसिस होती है। सबसे ज्यादा सेल ऑर्गेनिल जीवन में बनते थे तो मैक्सिमम सेल ग्रोथ जीवन में हुई। कुछ सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस G2 में होती थी। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में एस फेज में हुआ। सेंट्रोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में एस फेज में हुआ। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में एस फेज में हुई। प्री माइटोटिक माइटोसिस से जस्ट पहले G2। माइटोसिस के बाद वापस से इंटरफेस, माइटोसिस के बाद वापस से इंटरफेस मतलब वापस से G1। ठीक है, ये आपका सिंथेटिक है तो सिंथेटिक से पहले प्री सिंथेटिक और सिंथेटिक के बाद आपका पोस्ट सिंथेटिक। बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक बच्चों, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में आप देख सकते हैं, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में आता है आपका G1, आपका आता है G1। तो आपका यहां पर गया है, क्या गया है? G1। सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन जो माइटोसिस की जरूरत है वो है आपका G2। अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2 और 10 है तो सभी में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। अगर पेरेंट सेल में डीएनए का अमाउंट 2C है तो यहां 2C, यहां डीएनए रेप्लिकेशन हुआ 4C, यहां 4C। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तीनों में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस तीनों में होती है। वो कौन सा फेस है जहां पर सेल डिसाइड करेगी कि उसको डिवाइड करना है या नहीं करना है? वो फेस है G1, क्योंकि सेल G1 से G0 में भी जा सकती है, परमानेंट जा सकती है, और अगर उसे डिवाइड करना है तो वो G0 से G1 में आएगी। तो इस फेस में वो डिसाइड करेगी कि यहां जाना है या जाके वापस आना है। अगर ये G1 से S में चली गई तो ये वापस G1 में नहीं जा सकती। तो वो कौन सा फेस है जहां पर सेल अगर पहुंच गई तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा? वो है आपका S फेस। G0 फेस को आप क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं, इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव इसलिए क्योंकि यहां सेल डिवाइड नहीं करती, अनलेस दे आर कॉल्ड। तब तक नहीं करेगी जब तक उसे ऐसा कहा ना गया हो करने के लिए। और कब कहा जाएगा ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट पर। सेल G0 में है, डिवाइड नहीं कर रही, मेरी स्किन में यहां पर चोट लगी, मेरी स्किन सेल डेड हो गई, मुझे नई सेल्स बनानी है, तो अब सेल डिवाइड करेगी। इसका मतलब सेल आपकी ओकेशनली भी G0 में एंटर कर सकती है, टेम्परेरी भी एंटर कर सकती है। तो सेल ओकेशनली और टेम्परेरी एंटर इनटू G0। ठीक है, ओकेशनली और टेम्परेरी एंटर इनटू G0 एंड इट कैन बैक टू G1 इफ इट वांट्स टू डिवाइड। ठीक, G0 सेल साइकिल का पार्ट नहीं है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट डिवाइड नहीं करती, सेल साइकिल का पार्ट नहीं है। एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है। कुछ एक्सेप्शन है, मेल हनी बी में जिसको बोलते हैं ड्रोन, वो हैप्लॉइड होता है और उसके अंदर आपका माइटोसिस होता है। प्लांट के अंदर माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों में होता है। हैप्लॉइड पेरेंट सेल में डीएनए के अमाउंट को 2C नहीं बोलते, 1C बोलते हैं। तो इस केस में G1 में 1C, S में 2C, G2 में 2C, M में आपका आया 1C। ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, ये आपका पेरेंट सेल में हम 4 क्रोमोसोम लेके चले, G1 में 4 है, S में 4 है, G2 में 4 है। ठीक, M फेज को आप बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ड्रामेटिक फेज इसलिए बोला क्योंकि जो भी चीजें सिंथेसिस हुई हैं, जो भी चीजें डबल हुई हैं, उनको आप रीऑर्गेनाइज करोगे 2 डॉटर सेल के अंदर। प्रोग्रेसिव इसलिए बोला क्योंकि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। ठीक है, ये चीजें सब प्रोग्रेसिव है। एम फेज कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड हो जाता है। प्रोफेज एस और G2 फॉलोड बाय प्रोफेज। यहां पर डीएनए उतना डिस्टिंक्ट नहीं होता क्योंकि डीएनए उलझा हुआ है, क्योंकि यहां कंडेंसेशन क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन नहीं है, यहां क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। यहां उस क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम का रूप लेता है। यहां डीएनए ज्यादा डिस्टिंक्ट है, यहां पर डीएनए आपका ज्यादा विजिबल है। ठीक, यहां पर उलझा हुआ है, यहां पर सुलझा हुआ है। बच्चों, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अर्ली में न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट हुआ, यहां पर गायब हो गया।
यहां पर गोल्गी बॉडी ईआर गायब हो गए, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हुआ, यहां सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच गया। ठीक, पहली बार क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड अच्छे से विजिबल प्रोफेस में हुए और ये दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से आपके कनेक्टेड हैं। ये दोनों क्रोमेटिड आपके सेंट्रोमियर से आपके कनेक्टेड हैं। दोनों क्रोमेटिड आपके सेंट्रोमियर से आपके कनेक्टेड हैं। यहां कुछ माइक्रोट्यूब्यूल आ गए, यहां कुछ माइक्रोट्यूब्यूल आ गए। इन माइक्रोट्यूब्यूल को बोलते हैं एस्टर्स, इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। ये देख लीजिए, क्रोमोसोम और डीएनए का अमाउंट आपका एकदम मेंशन है, कहीं पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। बच्चों, बहुत प्यार से लेक्चर को सींचा गया है, हर लेक्चर में मेहनत होती है। ठीक है, इस तरीके से जो चीजें डिलीवर करनी होती है, 1.5-2 घंटे की प्लानिंग होती है कि किस तरीके से चीजों को डिलीवर करना है। ठीक है, कम शब्दों में बिल्कुल एनसीईआरटी बेस खींच के तोड़ के रख देना है। ठीक है, सब कुछ आपको मिल रहा है, बस आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी बूस्टर, एनसीईआरटी की लाइन एक्सप्लेन की जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चन कराए जाते हैं, रिवीजन लेक्चर आपको दिया जाता है, बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, बदले में मुझसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। बस एक ही चीज है जो आपको लेक्चर में नहीं मिलेगी, फालतू की अननेसेसरी गॉसिप्स और फालतू का मोटिवेशन और एरोगेंसी, ये आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं वो, मैं फुलाना, मैं ढिमकाना, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। रिवीजन प्लानर लेके जाइए, रिवीजन प्लानर आप लेके जाइए। ठीक है, रिवीजन प्लानर आप लेके जाइए। ठीक है, आज है फ्राइडे, फ्राइडे में आप L2 पढ़ोगे, ज्यादा टाइम नहीं लेना, 45 मिनट में हो जाएगा। ठीक, और L1 कल वाला 10 मिनट में आप रिवाइज करना। तो आपने पढ़ा 45 + 10, 55 मिनट पढ़ा। ठीक, और सेल यूनिट ऑफ लाइफ में कल आपने लेक्चर 7, लेक्चर 8 का रिवीजन किया था। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में आज आप L1 to L3 रिवीजन करना, सिर्फ 15 मिनट लगा के। तो आज आपको टोटल पढ़ना है 55, 65, 70 मिनट बॉटनी पढ़नी है बस। ठीक है, तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि अब तापमान बढ़ चुका है, गर्मी बढ़ चुकी है, कल की क्लास तबाही होगी। बहुत खतरनाक क्लास दूंगा कल, माइटोसिस पूरा कंप्लीट करा दूंगा, साइटोकाइनेसिस भी पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। फिर नेक्स्ट वीक में हमारी 3 क्लास आएगी और नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर क्वालिटी के साथ कंप्लीट, इसके ऊपर 100+ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में किए थे। ठीक है, तो आज जाऊंगा, तभी कल आऊंगा। थैंक यू।